नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। हरियाणा के भिवानी में एक एसयूवी से बुधवार को 2 लोगों की जली अवस्था में लाशें मिली। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि दोनों राजस्थान स्थित भरतपुर के रहने वाले थे और एक का नाम जुनैद और दूसरे का नाम नासिर है। दोनों सगे भाई भी हैं। एक जानकारी ये आई कि उन्हें गो तस्कर होने के संदेह में भरतपुर से अगवा करके कुछ लोग हरियाणा लाए और बाद में उनके जले हुए कंकाल हरियाणा के भिवानी में एक एसयूवी से मिले। यानी ये गाड़ी है, बहुत आमतौर पर बड़ी चर्चित गाड़ी है ये, इसमें जले हुए मिले। गाड़ी भी बुरी तरह जली मिली। इस सनसनीखेज कांड के बाद हड़कंप मच गया। दोनों राज्यों के पुलिस में अफरा तफरी, अलग अलग तरीके से बयानात हुए, राजनीति होने लगी और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। दोनों जो शवों का डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। लोहारू गांव के जो एक तरीके से बारबास की बाड़ी के वीरान इलाके में ये जली हुई लाशें मिली हैं। ये हरियाणा का भिवानी का इलाका है और वो गाड़ी बोलेरो है। पुलिस ने जांच शुरू करते ही एक के बाद एक खौफनाक साजिश की परतें खुलने लगी, जिसमें एक नहीं 2 राज्यों की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। कई सवाल भी खड़े हुए समाज के सामने भी, पुलिस के सामने भी, कि पुलिस ने गाड़ी के चेचिस नंबर के आधार पर पीड़ितों की पहचान की है। राजस्थान के निवासी, भरतपुर के निवासी जुनैद और नासिर के रूप में की। शुरुआती बातचीत और जांच के बाद ये खुलासा हुआ कि दोनों की हत्या की साजिश की गई और उनकी हत्या साजिश के तहत की गई और उनके शवों को भी जलाया गया। एक आशंका ये भी जताई गई कि दोनों को जिंदा फूंक दिया गया। दरअसल हरियाणा के निवासी मोनू मानेसर, मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर और उसके कई साथी, उन पर यह आरोप लगा कि वो तथाकथित गोरक्षक हैं और उन्होंने ही इन दोनों को अगवा करके जला दिया, हत्या कर दी, ऐसे आरोप लगे और इसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब सवाल ये उठता है कि 2 राज्यों की सीमा में होने वाली इस घटना में आखिर जड़ किस राज्य में है, ये बड़ी बात है। विवाद की जड़ को अगर समझे तो खौफनाक अपराध को गोरक्षा की आड़ देने का प्रयास किया जा रहा है, या गोरक्षा की आड़ में यह खौफनाक अपराध किया गया है, क्योंकि पीड़ित पर इस तरह के कुछ मामले दर्ज थे। बताया जा रहा है कि जुनैद पर 4-5 मामले गो तस्करी के दर्ज हैं। अब सवाल यही है कि क्या गोरक्षा के नाम पर कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसे और किसने दे दिया, ये बड़ा सवाल है। ये भी उल्लेखनीय है कि 2016 में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर इस तरीके की मॉब लिंचिंग, हत्याओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न किए जाने की बात की थी और एक कड़ा संदेश देने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी। उसके कुछ दिनों तक इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे शनय शनय अब स्थितियां जो आपके सामने हैं उस तरह की स्थितियां बनने लगी हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के चेहरे जनता के सामने उजागर होने बहुत जरूरी हैं जो इस तरीके के सामाजिक या असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने पर आमादा हैं। यहां यह भी बताना जरूरी है कि देश के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गो हत्या को प्रतिबंधित कर सकने का प्रावधान है, या वो कर सकते हैं। 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में राज्य सरकारों द्वारा गाय हत्या को एक तरीके से बहुत संगीन अपराध माना और गाय हत्या कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। देश के 29 में से 20 राज्यों में गो हत्या या गोमांस पर प्रतिबंध संबंधी अलग अलग नियम हैं और अलग अलग तरीके से बातें की जाती हैं। बहुत सारे, अब किन किन राज्यों में प्रतिबंध नहीं है, किन में है, इस तरीके की बातें हैं। लेकिन आज मंथन में हम ये विषय लेकर क्यों आए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि भाई अगर
इस तरीके के लोग, ये जो गोरक्षा के नाम पर जो गोरक्षक हैं, तथाकथित गोरक्षक हैं, इनको एक तरीके से किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है? क्या ये लोग बेखौफ हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लगाम नहीं लग सकती? क्योंकि जुनैद और नासिर की हत्या एक रियलिटी है और ये बड़ा खौफनाक अपराध है। किसी को उसके इलाके से अगवा किया जाए और उसके बाद जला दिया जाए, मार दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, मार कर जला दिया जाए। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना को जिस तरीके से अंजाम देने की कोशिश की गई है वो अपने आप में बहुत खौफनाक है। और इससे न केवल एक खतरनाक आपराधिक कृत्य सामने आया है, बल्कि एक कम्युनिटी विशेष को भी इससे एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की गई है और एक कम्युनिटी विशेष को भी आतंकित, ऐसी घटना एक कम्युनिटी विशेष को आतंकित करने का प्रयास भी इसे कहा जा सकता है। बहुत गंभीर घटना है और इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति मोनू मानेसर, मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर, मानेसर का रहने वाला है, हरियाणा के मानेसर का, मोनू मानेसर जिस तरीके से एक सेल्फ स्टेड आर्मी लेकर चलता है, एक भूमि सेना टाइप का लेकर चलता है, उस व्यक्ति को नामजद हुए काफ़ी वक्त हो गया है, कई घंटे बीत गए हैं इस घटनाक्रम में, लेकिन हरियाणा के पुलिस ने अभी उस व्यक्ति को हिरासत में लेना उचित नहीं समझा है। उनको बखूबी बाकायदे बयान जारी करने के लिए वक्त दिया जा रहा है। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर ने एक बयान जारी किया है मीडिया के लिए। वो मीडिया से खुलेआम बात कर रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस दौरान ये घटना बताई जाती है वो पिछले 24-25 घंटे से गुड़गांव के एक होटल में अपने दोस्तों के साथ थे, पार्टी कर रहे थे वो। तो ये सबूत देना ही अपने आप में मोनू मानेसर की जो गतिविधियां हैं उनको संदिग्ध बनाता है। क्योंकि अगर हम चोर नहीं हैं, अगर हम अपराधी नहीं हैं, तो हम खामखा क्यों सबूत देने लगे कि भाई हम तो यहाँ पर हैं। वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, वो वहाँ की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मोनू मानेसर इस घटना में सीधे इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनके लोग निश्चित तौर पर इन्वॉल्व हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन एक पुलिस अधिकारी से मेरी अभी बात हो रही थी इस कार्यक्रम में आने से पहले, तो वो उन्होंने एक आपराधिक मानसिकता को बहुत अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या की और कहा कि जो अपराध में ऐसे क्रिमिनल होते हैं, जो अपराध में शामिल होते हैं, वो बार बार अपनी लोकेशन और खुद को अलग साबित करने की कोशिश करते हैं और वो दिखाते हैं, प्रमाण देने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं था। तो उनका कहना था कि सबसे पहले मोनू मानेसर को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए। और जिस तरीके की ये खौफनाक खतरनाक घटना है, अब तक भिवानी जो इलाका है, वहाँ की जो कोतवाली है, जिस इलाके का घटनाक्रम है, उस कोतवाली में कम से कम 150 लोग लाकर भर देने चाहिए पूछताछ के लिए पुलिस को, लेकिन वो अब तक नहीं हुआ। जिस तरीके की तत्परता दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, श्री विक्रम सिंह, और वो इस बात को कह रहे थे कि कम से कम इस घटना के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का इनाम पुलिस को घोषित करना चाहिए कि जो इस घटना का सुराग देगा उसे 5 लाख रुपए गुप्त रूप से दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने यह जहमत नहीं उठाई। अब इस पूरे मसले पर पॉलिटिक्स होने लगी है, राजनीति होने लगी है। अब अगर हरियाणा की सरकार पर कोई उंगली उठाता है तो वो कहते हैं कि वो राजस्थान की पुरानी बलात्कार की घटना याद दिलाने लगते हैं। अगर वो मौजूदा सरकार की बात करता है तो वो नेहरू जी की बात करने लगते हैं। लेकिन मसला इससे हल नहीं होने वाला। इससे सामाजिक ताना बाना टूटेगा और इस तरीके के लोग जो गौरक्षा के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, ये कहां, किस धर्म में लिखा है कि गौरक्षा के नाम पर किसी को लाके जला दिया? और मैं मान भी लेता हूं कि नासिर और जुनैद दोनों गौ तस्कर थे, मैं इस बात को मान लेता हूं। तो क्या मोनू मानेसर के लोग या मोनू मानेसर उनको सजा देंगे? या इस तरह के कोई अपराधी जो इस खौफनाक अपराध में लिप्त है, क्या वो सजा देगा? इस देश का संविधान, इस देश की अदालतें, इस देश का जो कार्यपालिका, वो कहां गई? फिर उसका काम क्या बचा? अगर इसी तरीके से हिंसक लोग अगर इस तरीके की हिंसक वारदातों में सजाएं देने लगेंगे तो फिर मुझे लगता है कि देश का कानून फिर अपने आप में, देश की जो व्यवस्था है वो अपने आप में भंग हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा खौफनाक ये घटनाक्रम हुआ है और इसको लेकर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राजनीतिक
रोटियां सेकी जा रही हैं और राजनीतिक पैडिंग हो रही है। राजस्थान की पुलिस अपहरण के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और उस पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शव मिलने के बाद अब वहां जो पीड़ित लोग हैं, जो सफरर हैं, उनके घर राजस्थान सरकार के मंत्री भी जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी जा रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और पॉलिटिकली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान की तरफ से भी। और इधर हरियाणा की सरकार तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई कुछ हुआ भी है। वहां के डिप्टी एसपी की इस घटना पे आपको हम एक बयान सुनाएंगे, फिर उसके बाद मंथन शुरू करेंगे। सुबह 8 बजे के आसपास गांव से हमें सूचना मिली थी एसएचओ लोहारू को कि बारवा से जो जुप्पा के रोड जाता है कच्चा रास्ता, उसमें बणी में एक बोलेरो खड़ी है जो जड़ी हुई है। तो मौका पहुंच के देखा तो उसमें 2 नरकंकाल पड़े थे। और उसके बाद मौका मैं भी गया, सीआईए की टीम भी आई, एफएसएल के डॉक्टर भी आए और हमारी साइबर की टीम भी आई। तो उसमें हमने उसके चेसी नंबर से भेजे हुए हैं और जो तकनीकी सहायता हम अनुसंधान में ले सकते हैं वो हम लगे हुए उसमें आशंका ये है कि वो 2 आदमी हो सकता है बोलेरो में आग लगी हो या जला के मारे हो, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होना है उनका, उसके बाद कोई क्लियर होगी बात। प्रथम जांच में तो अभी हमें बोलेरो के कुछ चेसिस नंबर मिले हैं, उनसे जांच कर रहे हैं। और हमारी जो एसपी साहब ने टीम लगाई हुई है सीआईए की और साइबर की तकनीकी जो अनुसंधान में सहायता लेनी है, वो टीमें हमारी लगी हुई हैं। हो सकता है जल्द ही हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। पुलिस का वही बयान जो हर घटना के बाद आता है, और इसके अलावा पुलिस कर भी क्या सकती, कह भी क्या सकती है। तमाम घटनाक्रम के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर संगठित आपराधिक गिरोह हरियाणा में चल रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बयान आए। जो लोग नामजद हैं वो बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए विश्व हिंदू परिषद के लोग भी सामने आ गए बयान देने के लिए। और उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप फला थे दिखाते, कोई जांच करिए। अब जांच करेगा कौन? हरियाणा सरकार। तो क्या वो हरियाणा सरकार बजरंग दल के लोगों को या मोनू मानेसर जैसे लोगों को, जिन पर आरोप लग रहा है कि उनको सरकार के लोगों का संरक्षण है, क्या उनको वो इस मामले में प्रकाश में लाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और वास्तव में अब तक इस पूरे मामले की जिस तरीके से तहकीकात की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई है। राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये नफरत की दुकान जो खोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसका परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जो घटनाएं हुई उसका आईना कांग्रेस को दिखाने की कोशिश की। ये राजनीति है, लेकिन 2 निर्दोष लोग मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें जला दिया गया। और इस तरीके से बीभत्स तरीके से जलाने का मकसद एक कम्युनिटी विशेष को संदेश देने की भी कोशिश की गई। ये बहुत बड़ी खौफनाक, बड़ी घृणित घटना है। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद मेहमानों का परिचय और फिर इस अहम मुद्दे पर बात। कार में कंकाल, सरकारों पर सवाल, मंथन आज यही मुद्दा, यही विषय। हरियाणा से 2 सगे भाइयों को अगवा करके राजस्थान से अगवा करके हरियाणा के भिवानी में उन्हें जलाकर मार दिया गया और कार में 2 कंकाल मिले हैं। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इन परिवारों को कौन न्याय देगा और जो माहौल बन रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल आज मंथन में। मेहमानों का परिचय करा दूं। बिलाल सब्जवारी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बिलाल भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। हरियाणा से ही दीपक आलूवालिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है हरियाणा के। दीपक भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। एसएम अशरफ साहब उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अशरफ साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। चौहान साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आज दीपक आलूवालिया से ही होगा। दीपक जी, ये पूरी घटना और जो इसमें संदिग्ध आरोपी है मोनू मानेसर, उसके तमाम, उसका फेसबुक पेज आप देखिए, तमाम वीडियो देखिए, वो किस तरीके से वो सेल्फ स्टेड आर्मी टाइप चला रहा है हरियाणा में। कितने हथियार फेसबुक पर, अभी पता नहीं कितनी जगह कितने उसने फायरिंग कर दी होगी, कितने वीडियोस के उस पर पड़े हुए हैं।
और वो आदमी आरोपित होता है, संदिग्ध है, और उसको हरियाणा पुलिस पूछताछ के लिए थाने तक नहीं लाती। इसका क्या मतलब समझा जाए? आरोप ये लग रहे हैं कि हरियाणा के बहुत सारे ताकतवर लोग, उनका हाथ मोनू की पीठ पर है, और वो बार बार मीडिया से ही बात कर रहा है, वो अपनी सफाई दे रहा है कि मैं तो होटल में था। लेकिन ये घटना, इस पर आज पूरे देश को शोक, पूरा देश शोक में है, और पूरे देश को इस घटना पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बहुत कलंकित करने वाली घटना है अपने आप में। वीरेंद्र अहलूवालिया जी। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस को जितना लंबा खींचा जाएगा उतना बीजेपी के लिए ये फायदेमंद होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अभी हम पिछले कुछ दिनों की घटनाएं देखें तो पीछे एक यहाँ पे सुगबुगाहट हरियाणा में चली थी कि दुष्यंत चौटाला जी शायद अब आने वाले 24 में जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी से अलग लड़ेंगे। उसके बाद अभी हिंदू राष्ट्र की बात हुई और उसी के बाद ये मसला शुरू हुआ। तो हरियाणा सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए ये एक मददगार साबित होगी ये घटना। इसीलिए हरियाणा सरकार अभी तक, जहां तक मेरी अपने सोर्सेज है और जहां तक मेरी नॉलेज पे है, उन्होंने कोई एक बयान, एक ऑफिशियली निंदा या कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। और सुनने में आया है कि शायद हरियाणा में कोई एक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। जितना लंबा ये चलेगा ये ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से लोगों का ध्यान हटेगा, हिंदू मुस्लिम मसला शुरू होगा। और इस साल कई विधानसभाओं के चुनाव भी है और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव लोकसभा के बाद अगले साल है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाहती है कि ये मामला लटका के एक ऐसी एंटी इनकम्बेंसी के जो मसला है उसको दबा के लोगों को फिर दोबारा इसके अंदर घुमाया जाए, लोगों को। दीपक भाई, सरकार तो संविधान की शपथ लेती है, वो ऐसा करते क्यों कर सकती है, क्यों करेगी? वो तो सरकार की शपथ लेती है, संविधान की शपथ लेती है सरकार। सरकार पार्टी नहीं है। दुर्गेश जी देखिए, ये आप भी जानते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या चाहे बीजेपी की रही हो या किसी भी पार्टी की रही हो, वो शपथ चाहे किसी की भी ले, उसका पहला एजेंडा होता है अपनी सरकार को बचाए रखना। ठीक है, और हर पार्टी की सरकार ऐसा करती है और ये भी वही है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक्शन होगा। यहाँ पे लोगों का मानना है कि ये मतलब क्या हरियाणा सरकार को अब किसी दूसरे राज्य की कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई चार्जशीट चाहिए मोनू मानेसर के लिए? क्या उसके फेसबुक पेज पर जितने चीजें पड़ी हुई हैं क्या वो काफी नहीं, उसे गुंडा सिद्ध करने के लिए उसे क्यों गले लगाए हुए हैं? मैं वीरेंद्र चौहान के पास जाऊंगा। वीरेंद्र चौहान जी, इसका जवाब आपको देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को, चाहे वो आपके पैनल पर बैठे हों या पैनल के बाहर हों, जो इस घटना में और इस घटना की जांच की प्रक्रिया में राजनीतिक नफा नुकसान, नफा टोटा ढूंढने बैठ गए हैं, उन लोगों को मैं कहूंगा कि उनकी सोच बहुत नीचे दर्जे की है, बहुत निम्न दर्जे की है। दो लोग, वो उनकी हत्या हुई है या वो किसी हादसे का शिकार हुए हैं, अभी ये स्थापित होना बाकी है। उनके अपहरण की एफआईआर राजस्थान में दर्ज हुई, हरियाणा में जली हुई गाड़ी में उनके कंकाल मिले। राजस्थान की पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। जांच की प्रक्रिया में हरियाणा की पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, ऐसा ट्वीट राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी किया है। तो हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस, वो किसी को बचाएगी, इस तरह की घटिया सोच उन लोगों की हो सकती है जो केवल और केवल सियासत का पतीला लेकर के हर कहीं किसी मौत पर, किसी आग पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने या अपने पकवान बनाने चले आते हैं। भला बताइए तो सही कि हरियाणा में कौन सा हिंदू मुस्लिम बड़ा मसला है? अरे भाई, किसी ऐसे राज्य में जहां हिंदू मुस्लिम का इशू होता हो, वहां तो आप इस तरह की घटिया कल्पनाएं कर भी लें। हरियाणा में हरियाणा की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, उसकी कल्पना करना पहली बात तो,
और फिर उसके साथ हिंदू मुस्लिम को जोड़ देना, ये क्या क्या ये वही लोग हैं ना जो दूसरों पर नफरत की दुकान खोलने का आरोप लगाते हैं, और उनकी व्याकरण, उनका गणित, उनके मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज। देखिए, आपने दीपक आलूवालिया को आपने कांग्रेसी सिद्ध कर दिया। बस यही दिक्कत है हम पत्रकारों के सामने, वीरेंद्र भाई, यही दिक्कत है कि अगर आपके खिलाफ दो शब्द बोल दें तो फिर कांग्रेसी हो गए, अगर आपके समर्थन में दो बोल दें तो कांग्रेसी दौड़ा लेंगे कि आप भाजपाई हो गए। करे क्या, जिए कैसे? दीपक आलूवालिया, वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि भाई ये तो वही सोच है, हरियाणा में कहां ऐसी घटनाएं हुई? सर, आदरणीय सर से मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा। भिवानी में जली हुई गाड़ी मिलती है, मोनू का नाम आता है, क्या मोनू को बुला के, चाहे वो सरकार का है नहीं है, सरकार का है तो भी दिक्कत नहीं है, एसएचओ बिठा के चाय पिला के इतना तो पूछ लेता कि भाई तेरा नाम आया है, तुझे क्या कहना है? बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं अपनी, मोनू जी मैं यहाँ इतने बजे था, मैं वहां इतने बजे था, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये मैं सर से पूछना चाहता हूं। ये ठीक बात है दीपक जी, क्योंकि अगर किसी आम आदमी के खिलाफ एक छोटे मामले की भी एफआईआर हो जाती है ना, तो पुलिस उसका घर खोद डालती है। तो मोनू मानेसर कम से कम आम आदमी तो नहीं है, ये तो साबित करता है कि वो खास आदमी है। एक ब्रेक ले रहा हूं। बड़ा सवाल यही, सभी इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई नामजद एफआईआर है तो कम से कम उसको थाने बुलाकर आप पूछ तो लीजिए कि भाई आपका क्या मसला है, और पूछताछ भी बहुत तकनीकी तरीके से होनी चाहिए, ताकि अगर जरा सा भी कोई दोषी है तो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि इसमें राजनीतिक दल राजनीति करने लगते हैं। मैं बिलाल सब्जवारी के पास जाऊंगा। बिलाल भाई हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बिलाल भाई, दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य की एक बड़ी खौफनाक घटना वहां पर हुई है, और ये कहा जा रहा है कि राजस्थान से अपहृत करके 2 लोगों को लाया गया। उन्हें बताया जा रहा है गौ तस्करी के उन पर मुकदमे भी हैं, और उसमें फिर कुछ गोरक्षक तथाकथित, क्योंकि आजकल गोरक्षा का जो तमगा है कोई भी ले सकता है, वो खुद ही सेल्फ स्टेट गोरक्षक हो जाते हैं लोग। वो मोनू जी जो इसमें नामजद हैं मानेसर, वो कह रहे हैं कि हम लोग गोरक्षा के इसलिए फंसा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति और घृणित राजनीति, इस पर क्या कहेंगे? देखिए दुर्गेंद्र भाई, गौ रक्षा के नाम पर देश के अंदर जितनी भी हत्याएं हुई हैं, अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में इस घटना को देखें तो यकीनन जब आप राजनीति का सांप्रदायिकरण करते हैं या फिर आपराधिक तत्वों को आप राजनीति के अंदर धार्मिक उन्माद के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सांप्रदायिकरण करने के लिए उतारते हैं, तो इसके नुकसान समाज को भुगतने पड़ते हैं। होता क्या है कि समय समय पर जब सरकारें अपने राजनीतिक मंशा के लिए ऐसे लोगों का उपयोग करती हैं, तो यकीनन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या डेवलप होती है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या समय समय पर इतनी गंभीर हो जाती है कि देश के अंदर इससे सांप्रदायिक वातावरण या तनाव पैदा होता है और दंगे समय समय पर होने की आशंका पैदा होती है। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का प्रथम कर्तव्य है कि वो इस तरह की किसी भी गतिविधि से अपने आप को दूर रखें, और प्रशासनिक स्तर पर राज्य के मुखिया या जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उनका ये दायित्व होता है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करें। जांच किसी के विरुद्ध में जाए या किसी के पक्ष में जाए, उस पर बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े समाज का। इस तरह की घटनाएं नई नहीं है, इस तरह की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर बोल चुके हैं, इस तरह की घटनाओं पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी समय समय पर बोल चुके हैं, और निरंतर वो एक समाज को, हिंदू मुस्लिम में जो सौहार्द है उसको, उसके बीच किसी तरह के भी तनाव ना पैदा हो, उसको लेकर
समय समय पर दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि समाज के अंदर बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं और वो किसी न किसी बड़े व्यापार में मुलव्विस होते हैं। और जब वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, वो धार्मिक चोले के अंदर जब राजनीतिक शक्तियों से अपना संरक्षण चाहते हैं तो इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं। वो एक तरह से ऑबलाइज करना चाहते हैं एक माइंडसेट को। तो नहीं तो सरकारों को इस तरह के माइंडसेट से ऑबलाइज होने की तो बिलाल भाई, ये तो बड़ा खौफनाक माइंडसेट है और बड़ा खौफनाक ऑब्लिगेशन है। मैं वीरेंद्र भाई आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, बिलाल साहब को कंप्लीट करनी थी, मैं आऊंगा आपके पास जी। बोलिए बिलाल भाई। हाँ, तो ऐसे इस तरह की चीजों को आगे इस तरह की चीजें ना हो, इस पे गहन अध्ययन भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक डीप इंक्वायरी होनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ अगर कोई आपराधिक तत्व का आदमी है, वो वास्तव में गौ रक्षा या तस्करी में इन्वॉल्व है, तो यकीनन उसको एक तरीके से जो एक संविधान में जो एक लॉ एंड ऑर्डर के चलते एक राज्य व्यवस्था है उसके तहत उसको हवाले भी करना चाहिए। और ऐसे लोगों को गौ तस्करी से बचना भी चाहिए ताकि किसी के धर्म पे आंच भी ना आए। लेकिन इसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फाइनली ये समस्या स्टेट के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की तरह पनपती है और इसके व्यापक परिणाम होते हैं जिसकी आग में सभी लोग झुलसते हैं। फाइनली ठीक बात है। मैं एसएम अशरफ साहब के पास जाऊंगा, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अशरफ साहब, ये समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती हैं और ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान से अपहरण होता है, वहाँ की पुलिस भी उसको तब याद आता है जब वो जले हुए मिल जाते हैं भिवानी हरियाणा में। और ये फिर इसको वही सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं लोग, हिंदू मुस्लिम के चोले में खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। अशरफ साहब देखिए चौहान सर, आपने अपनी प्रस्तावना में वो सारे पहलू जो हो सकते हैं, आपने संविधान का जिक्र किया, आपने कानून का जिक्र किया, आपने ये भी कहा कि अगर चलो मान लेते हैं वो गौरक्षक भी हैं, तो इसको कौन तय करेगा? जब यहाँ पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व भी रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? इलीगल स्लॉटरिंग जो है इसका किसका काम रोकना है? किसी आम आदमी का काम रोकना है? गौरक्षा है, आप सेल्फ गौरक्षक बन जाते हैं। कह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी कि गौरक्षक ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता जो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व होता है। लेकिन सवाल बयान का नहीं, बयान अगर आप देते हैं उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है उन लोगों पे जो आपको फॉलो कर रहे हैं, और उसके पीछे वजह है। झारखंड में एक घटना होती है, वो लोग सब निकल के बाहर आते हैं, देश का ही एक मंत्री जब वहां चुनावी सभा में जाते हैं तो आप उनको माला पहनाते हैं। यहाँ एक इंस्पेक्टर की पीट पीट के हत्या कर दी जाती है, वो लोग जब निकल के आते हैं उसके बाद आप उनको पार्टी में शामिल करते हैं। तो ये मैसेज चला जाता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जिस बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं मोनू का, वो वहां से बैठे पुलिस को ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि साहब हमारा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है और ये वजह उसके ना होने की है। ऐसा कभी आज तक कहीं हुआ है? पुलिस अगर किसी को गलत भी नामजद कर देती है तो आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कोर्ट में जाके वो सब चीजें, सारी चीजें, या इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन है तो आप उसमें बाहर हो सकते हैं। तो अब सवाल ही सब चीजें जो आ रही है, देश के प्रधानमंत्री 19 में एक भाषण उन्होंने दिया था कि अब तक मुसलमानों के साथ छल हुआ है और मुझे छल में छेद करना है। कितना छेद हो गया है? 24 आ रहा है, बताइए आप छेद कहां हो गया? हाल में भी अभी उन्होंने कहा है कि जो पार्टी की एक बैठक थी उसमें हाल में ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी नेता ना करें। उन्होंने हड़काया है कई नेताओं को। बात कहने की नहीं होती ना, बात अमल में आना चाहिए। ठीक बात है। अशरफ साहब बड़ा सवाल है। मैं वीरेंद्र भाई आ रहा हूं, चूंकि राम सिंह राव साहब राज्य मंत्री कांग्रेस के नेता भी हैं और राज्य मंत्री राजस्थान सरकार में, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राम सिंह राव साहब, बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। राम सिंह राव साहब, आपकी जो राजस्थान की सरकार है वो तब जागी, अपहरण का मुकदमा लिखा हुआ था जब लाशें यहां मिल गई जली हुई। प्रधानमंत्री ने राम सिंह राव तक जो है मुसलमानों के साथ छल हुआ है, मुझे छल में छेद करना है, सब मैसेज दिया उन्होंने। ठीक है, राम सिंह राव का नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है। मैं वीरेंद्र चौहान के पास जाता हूं। वीरेंद्र चौहान, ये अशरफ साहब करें कि भाई छल में छेद कैसे होगा जब इस तरह की घटनाएं होंगी? तो मैं अपनी बात मेरी बात तो पूरी ले लीजिए, फिर ये बीच में बोलते रहेंगे तो मैं नहीं कह पाऊंगा। इनको रोक सकते हैं तो रोक दीजिए। पहले सुनिए, वीरेंद्र भाई रुकिए, उनका कुछ रह गया, वो नाराज हो रहे हैं। बोलिए। मेरा तो सारा ही रहा हुआ है। मुझे नहीं, मैं आपका पूरा लूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं लूंगा आपका पूरा, आप निश्चिंत रहिए। मैं उस तरह की डिबेट करता ही नहीं हूं।
बोलिए, कम से कम मुझे मौका पूरा दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात तो पूरी आने दीजिए। अब वो बीच में इंटरप्ट करेंगे, उनको स्वागत है, स्वागत है, आप बोलिए बोलिए बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए। मेरा कहना है घटनाएं पहली बार नहीं हुई, ये देश में पहले भी होती रही है, आगे भी शायद होती रहे। मैसेज क्या जा रहा है? पुलिस, आप बताइए, घर के लोग कंप्लेंट करते हैं कि साहब उसके अंदर पीछे गाड़ी दौड़ाने के बाद, गलत या सही, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि नहीं है? वो कह रहे हैं कि इसके अंदर साहब पुलिस प्रोटेक्शन में उनको इतना मारपीट दिया कि पुलिस उनको लेने से मना कर दिया। तो ये सब सवाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर करके ही तो कोई जजमेंट आप लेंगे, लेकिन जो अभी दिखलाई पड़ रहा है, जो अभी नजर आ रहा है कि एक आदमी हरियाणा गुरुग्राम में बैठा हुआ, मैं साफ कर दूं, पुलिस को बता रहा अपनी पोजीशन। आप एक ही बात दोहराते रहेंगे। ठीक है अशरफ साहब, अब बात आ गई है वीरेंद्र चौहान बोलेंगे। बोलिए वीरेंद्र चौहान, बोलिए। देखिए, मुझे आपत्ति इस बात पर है कि एक तरफ तो हमारे जो कुछ पैनलिस्ट मित्र हैं वो ये कह रहे हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, बारीकी से जांच होकर के दोषियों को सजा देनी चाहिए। दूसरी तरफ वे प्रारंभिक जांच का नतीजा आने से भी पहले वे बजरंग दल पर सवाल उठा रहे हैं, वे सारे गौसेवकों, गौरक्षकों को अपराधी करार दे रहे हैं। और एक ऐसा रुकिए, बीच में मत बोलिए, वीरेंद्र को बोलने दीजिए भाई। अशरफ साहब बोलने दीजिए, अभी बीच में नहीं बोलेंगे आप, बोले दीजिए। बोलेंगे अरे भाई धमकाइए नहीं चौहान साहब, धमकाइए नहीं प्लीज, धमकाइए नहीं, आवाज मत बंद करिए भाई। बोलिए चौहान साहब, बोलिए। बात नहीं सुनेंगे, मैं बोल रहा हूं, मेरी बारी में वो बोले जा रहे हैं और आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं धमकाऊंगा नहीं। बोलिए बोलिए, धमकाइए मत भाई, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, पड़ताल की मांग कर रहे हैं ना सब लोग यहां बैठे हुए हैं जी। फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, होना ही चाहिए, कौन नहीं चाहेगा। हाँ, मैं भी कह रहा हूं कि कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, उसकी हत्या हुई है, संदिग्ध हत्या है ये, अगर उसकी हत्या हुई है तो उसकी जांच करके जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा कानून के अनुसार मिलनी चाहिए। अब जांच करने का काम, क्योंकि इस मामले में एफआईआर राजस्थान पुलिस ने दर्ज की थी, हरियाणा में जब ये गाड़ी पाई गई और इसमें नरकंकाल पाए गए तो राजस्थान की पुलिस को सारी चीजें सौंप दी गई। हरियाणा की पुलिस का जो काम था, प्राथमिक काम, वो उन्होंने कर दिया। और इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि राजस्थान पुलिस अपनी एफआईआर पर पहले से कर रही थी, तो उसकी जांच करना राजस्थान पुलिस का ही काम था, वही कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री मुझे यह बताया गया कि वो स्वयं कह चुके हैं कि हरियाणा की पुलिस पड़ताल में, जांच में सहयोग कर रही है। तो जांच अभी चल रही है, उसको पूरा होने से पहले यहां पर आपके कुछ पैनलिस्ट ने हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठा दिए, कुछ लोग उसमें चुनाव भी देखने चले आए। और जिन लोगों को सवाल राजस्थान पुलिस की अक्षमता पर उठाना चाहिए, क्योंकि जांच उनके पास है, वो हम पर यानी हरियाणा पर सवाल उठाने लगे। मैं ये पूछना चाहता हूं दुर्गेंद्र भाई, क्या हरियाणा की पुलिस या हरियाणा के किसी सत्ताधारी राजनेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री ने राजस्थान की पुलिस का कहीं रास्ता रोका है, उनका हाथ पकड़ा है, किसी की गिरफ्तारी के रास्ते में वो बाधा बने हैं? ऐसी कहीं कोई शिकायत नहीं है। हरियाणा पुलिस तो कोऑपरेट कर रही है। और जब तक जांच पूरी न हो तब तक आप वो नैरेटिव चलाना शुरू कर दें, इसको हिंदू मुस्लिम में लेकर के चले जाएं, इस घटना को आप सभी गौ सेवकों को और गौ रक्षकों को तथाकथित कहकर उन पर और उनके द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उन पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दे, ये उचित नहीं है। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए, ठीक है चौहान साहब, अब राजस्थान सरकार के मंत्री राम सिंह राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब सारे सवालों का जवाब उनसे ले लेते हैं। बोलने दीजिए, एंकर को अपना काम करने दीजिए साहब, आप अपना काम करिएगा अपनी बारी में। वीरेंद्र भाई, मुझे एक वाक्य, अरे आपको भी सुना मैंने, आपको भी सुना, आप भी एक ही रट लगाए हुए थे। आप वीरेंद्र चौहान, अब आप कृपया कंप्लीट करिए। जब वो बाहर आते हैं आप स्वागत करते हैं कि नहीं? फूल मालाओं से उनको मैं लूंगा अशरफ साहब, आप बहुत नाराज हैं लग रहा है। राम सिंह राव साहब को लीजिए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राम सिंह राव साहब, बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता नेता वीरेंद्र चौहान ने उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या भाई ये जो नाकारापन राजस्थान पुलिस का, अपहरण की रिपोर्ट वहां लिखी जाती है, वो बरामद कर नहीं पाते हैं, और बरामद करने के बाद जब लाशें मिल जाती हैं
तो फिर वो सारा कुछ इधर चला आता है। हरियाणा पुलिस कहां से दोषी है? आपके मुख्यमंत्री खुद ही तारीफ कर चुके हैं कि भाई हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही है। राम सिंह राव साहब, देखिए, मामला इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। अपराध अपराध होता है, अपराध जिसने भी किया है वो अपराधी होता है, पहली बात। अब ये तो उनके जो परिजन हैं, परिजन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आप। मेरा यहाँ से फोटो, एक नेटवर्क कुछ इश्यू है, तो एक मिनट। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कौन अपराधी है वो भी सब धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। लेकिन परिजनों का कहना है, परिजन कह रहे हैं कि इसके अंदर हरियाणा सरकार के वजह से उन्हें प्रताड़ित किया, या जो आरोप लगा रहे हैं, परिजनों ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के या जो सदस्य हैं उन लोगों ने उनके साथ में जो व्यवहार किया, या जो गोरक्षा के नाम पे, तो ये परिजनों का आरोप है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, राजस्थान सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर हरियाणा सरकार उसमें सहयोग करती है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य। क्या मुझे दुर्गेंद्र भाई एक बात केवल कहनी है बोलिए। कि केवल परिजनों ने अगर कह दिया, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन केवल उनके कहने के आधार पर आप बजरंग दल को या उसके किसी कार्यकर्ता को सूली पे तो नहीं लटका सकते। मैंने ऐसा कहा क्या? पूरी होने दीजिए। नहीं, आपको नहीं कह रहा। मैंने ऐसा कहा क्या? मैंने आपको नहीं कहा राम सिंह, मैंने वीरेंद्र जी ऐसा कहा क्या? नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, मैं भी आपको नहीं कह रहा मंत्री महोदय, मैं आपको नहीं कह रहा। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि केवल परिजन कहें और उसके आधार पर ये नैरेटिव खड़ा कर लें की बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए, मैंने भी बोला। भाई मुद्दा ही तो वही होता है ना राम सिंह राव साहब, मुद्दा ही तो वही होता है। मान लो मैं पीड़ित पक्ष का पिता हूं, भाई हूं, कुछ भी हूं, तो मेरी कहीं तो सुनी जाएगी। हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, कोई तो सुनेगा मेरी। कि मैं चिल्लाता रहूंगा, आप लोग अपने हिसाब से जांच करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त और है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ये सवाल मैं पूछूंगा वीरेंद्र चौहान से कि भाई जो पीड़ित पक्ष है उसका भी तो कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, राजस्थान के मंत्री ने भी कहा कि ठीक है, जांच रिपोर्ट आ जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। वही बात हरियाणा के बीजेपी के नेता वीरेंद्र चौहान भी कह रहे हैं, वो भी ठीक बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि भाई परिवार आरोप लगा रहा है तो उसकी भी तो कोई सुनेगा क्या? उसकी नहीं सुनी जाएगी। और जो मुद्दई है, जो मुख्य इस पूरी घटनाक्रम में जो बहुत अहम रोल रखता है, वो परिवार है। सबसे सारा ज्यादा जोर है कि भाई परिवार, एजेंसियां जांच कर लेंगी, परिवार को कहीं आप जांच में क्या शामिल नहीं करेंगे, उसकी बात, उसके आरोपों पर क्या किसी से पूछताछ नहीं करेंगे? क्या मोनू मानेसर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है वहां के भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लिए कि उसको थाने में बुला के पूछताछ नहीं हो सकती, या बहुत दिक्कत हो जाएगी? ये दो तीन बड़े सवाल हैं। मैं वीरेंद्र चौहान के पास जाऊंगा और इन दो तीन सवालों का जवाब, अगर वीरेंद्र चौहान तक मेरी आवाज गई हो तो वो मेरे इन सवालों का जवाब बड़ी विनम्रता से देंगे। मैं उत्तर दूंगा, मैं उत्तर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति तथाकथित है तो मैं उत्तर देता हूं। मंत्री जी, वीरेंद्र भाई आराम से बोलिएगा। हाँ, देखिए, आप परेशान ना हो, मैं जैसे बोलूंगा मुझे अपने अंदाज में बोलना है, भाई आप थोड़ी तय करेंगे। आप घर आज लड़के आए क्या? आज घर से नाराज मत हुई भाई, आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है वीरेंद्र चौहान चले गए। राजस्थान के मंत्री कुछ कहना चाह रहे थे, राम सिंह राव साहब, बोलिए। जी देखिए, वीरेंद्र जी क्यों नाराज हो जाते हैं मुझे मालूम नहीं। हम पुनः इस बात को दोहराएंगे, सबके लिए है जो गौ सेवा के नाम पर इस प्रकार अपराध में संलिप्त होते हैं तो वो गौ सेवक नहीं हो सकते। अब ये अपराध जिन्होंने भी किया है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उन कंटेंट को जो उनके परिजनों ने आरोप लगाया है, हमें उनको भी समझना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी जो आई है वो तो समझेंगे ही समझेंगे, क्योंकि उनके आरोप भी निराधार तो नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि उनको जो है बाद में इस तरह से पीटा गया कि वहां की हरियाणा पुलिस।
वीरेंद्र चौहान जी, मंत्री जी कई सवाल उठा रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं उत्तर देता हूं, अगर मुझे आप टोकेंगे नहीं बीच में तो मैं पूरा उत्तर दूंगा। एक बात, मामले की जांच, ये जो उपदेशक बैठे हैं ना आपके पैनल पे, इनको रोक लीजिए, इनका काम केवल डिबेट को डिस्टर्ब करना है। आप बोलिए, चूंकि वक्त अब कम है, वीरेंद्र भाई जल्दी बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, क्यों बोल रहे हैं इस तरह की बात? अरे भाई डिबेट चल नहीं पाएगी ना फिर, कैसे? मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि इस मामले की जांच, ये भाई बकवास क्यों कर रहे हो आप? बीच बीच में ऐसे बोलो, क्या हो गया आपको? बीमार हो क्या? मानसिक रोगी हो? मैं कृपया इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करें वीरेंद्र भाई। नहीं, ये क्या कर रहे हैं? क्या दुर्गेंद्र भाई ये बीच में इंटरवीन कर रहे हैं? मत बोलिए भाई, मैं देख रहा था ऑफ स्क्रीन भी डिबेट चल रही थी। भैया ऑन स्क्रीन के लिए हमने आमंत्रित किया है, ऑन स्क्रीन बोलो और कम से कम वाणी में संयत रखो, वाणी विकार नहीं होना चाहिए किसी को। बोलिए। लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको रोक दीजिए। मैं छोटी सी बात कहता हूं जी, बोलिए आप। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं, इस मामले की जांच, जैसा मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच हो जाए, जांच का परिणाम आ जाए, जो दोषी उसको सजा हो जाए। जांच का काम राजस्थान पुलिस के पास है, हरियाणा की पुलिस उस काम में सहयोग कर रही है। लेकिन यह कहना कि हरियाणा किसी का बचाव कर रहा है और जिस पर आरोप है उसको केवल परिजनों ने कहा है अपने बयान में, उसके आधार पर चैनल पर बैठकर दोषी घोषित कर देना जांच का नतीजा आने से पहले, मैं इसको भी सही नहीं मानता। पड़ताल करना राजस्थान पुलिस का काम है, उनके हाथ किसी ने बांधे नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कह रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है बयान जारी करके कि इस मामले की तह में जाने का बेहतर तरीका सीबीआई जांच हो सकती है। तो राजस्थान सरकार अगर वो वास्तव में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहती, वो तह में जाना चाहती है, असली अपराधियों को दंडित करवाना चाहती है, तो राजस्थान सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। फिर लोग कहेंगे कि सीबीआई तो आप ही की है, वो क्या जांच करेगी? फिर आरोप लगा देंगे लोग। इससे बढ़िया स्टेट में जांच होने दीजिए भाई। मैं तो कह रहा हूं ना, राजस्थान पुलिस तथ्यों के आधार पर पड़ताल कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक आकाओं की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो काम करेगी, ठीक बात तो है, हमको भी आपत्ति है। ठीक बात वीरेंद्र भाई, मैं मंत्री जी के पास जाऊंगा। मंत्री जी, वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच की सिफारिश कर दीजिए, दिक्कत क्या है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मैं कह रहा हूं वीरेंद्र जी, आप बचाव करते क्यों नजर आ रहे हैं? अगर कोई किसी का बचाव नहीं कर रहा, नहीं, आप देखो, पहले आपने किसी अपराधी को तथाकथित कहने पे ऐतराज किया। नहीं, मैंने तथाकथित नहीं, तथाकथित सबको कहोगे तो मैं आपत्ति करूंगा। सबको तथाकथित कहोगे तो मुझे आपत्ति है। आप सारे कार सेवकों को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप हत्यारों की श्रेणी में रखोगे। गौ सेवकों को, सारे गौ सेवकों को, अगर आप सारे गौ सेवकों को तथाकथित कहोगे, मैं रोकूंगा। नहीं वीरेंद्र भाई, उन्होंने सारे नहीं कहा, उन्होंने कहा कुछ तथाकथित जो सेल्फ स्टेट खुद तमगा ले लेते हैं। उन्होंने नहीं, आपकी रिपोर्ट में कहा गया। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, जब तक मैं ये कह रहा हूं, इन्वॉल्व उन लोगों की जो अपने आप को गौ सेवक कहते थे। आप सुनिए, अगर क्या वो दोषी साबित हो? वीरेंद्र भाई, मंत्री जी को सुन लीजिए, मंत्री जी को सुन लीजिए, उन्होंने सुना है धैर्य से आपको। सुनो, इसमें इस प्रकरण में जो इन्वॉल्व है और जो अपने को गौसेवक कह रहे हैं, वो गौसेवक न होने के बजाय अपराधी हैं, तो उनको तथाकथित कहा है। हम राजस्थान में गौ माता की सेवा करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 9 महीने लगातार अनुदान यहाँ राजस्थान में मिलता है। गायों के प्रति हम पूर्णतः संवेदनशील है। गौ सेवक सभी जगह है, हम सभी गौ सेवकों के लिए को तथाकथित ठीक बात है मंत्री जी। अब मुझे लगता है मेरे पास वक्त नहीं है। मैं आप चौहान साहब अगर 10 सेकंड में आप जवाब दे सके, बोलना चाहें तो बोलें, उसके बाद मैं जाऊंगा बिलाल सब्जवारी के पास। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो 2 लोग मारे गए उनमें से 5 के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, वे फिर भी बाहर घूम रहे थे। ये आपकी सरकार की संवेदनशीलता है मंत्री जी, गौ को लेकर। जिस तरह आप राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, गहलोत साहब जब से सत्ता में आए हैं तब से आपने की है, मामला घूम जाएगा। अब मैं बिलाल सब्जवारी के पास जाऊंगा। बिलाल सब्जवारी बोलिए, बिल्कुल बहुत कम वक्त बचा है, फिर मैं अशरफ साहब के पास जाऊंगा और इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। अशरफ साहब, अब आप चाहें कि मैं आप ही की तरह से बेबुनियाद डिबेट करूं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। ठीक है मंत्री जी, ठीक है।
बिलाल सब्जवारी साहब। देखिए वीरेंद्र जी को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया वीरेंद्र भाई ने, पता नहीं क्या हो गया आज उनको, मेरे समझ में नहीं आया। बड़े अच्छे आदमी, लेकिन टेम्परामेंट आज मेंटेन नहीं कर पा रहे वो अपना। बेचैन तो आप हैं, आप ऑफलाइन भी मेरे से लड़ रहे थे और अभी भी आप सीधी बात नहीं करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे। अरे अशरफ साहब लड़ रहे थे, वो नहीं लड़ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप, जल्दी बोलिए, मेरे टीवी में इतना समय नहीं है भैया। ये सीधी बात करने के बजाय मेरे पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? सीधी बात करो, कोई तथ्य है तो लेकर आओ। वीरेंद्र भाई आज थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर हाई है, सॉरी फॉर नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर नहीं, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे लगातार डिबेट में। बिलाल भाई बोलिए, बिलाल भाई बोलिए अशरफ साहब, बस मेरे पास बस कुछ सेकंड है, बोलिए। थोड़ा सा तकलीफ होती है जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है डिबेट में। लोगों बीमार तो आप नजर आ रहे हैं। छोड़िए अब अशरफ साहब बोलिए, आप बोलिए। बिलाल भाई फाइनल कमेंट करेंगे। अशरफ साहब बोलिए। कोई बीमार होता है वही ऐसे करता है। भाई ने ये कहा कि पीड़ित पक्ष के वर्जन को आप 100% क्यों मान लेते हैं कि अगला आदमी कल्प्रिट है? बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री हूं, जांच के बाद ही कोई चीज आएगी। कुलदीप सेंगर के केस में पीड़ित पक्ष के कहने से सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ और एमएलए रहते हुए उस शख्स को जेल में गुजारना पड़ा। पीड़ित पक्ष के कहने से अभी मंत्री जी के बेटे को इतना लंबा अरसे तक जो है सीतापुर के अंदर जेल में रहना पड़ा। तो पीड़ित पक्ष का अपना एक बयान होता है क्रिमिनल केसेस में, खास तौर पे अगर वो मर्डर का केस है तो सवाल इस बात का होता है प्रेमा फेसाई, उसकी पहले अरेस्ट होती है, उसके बाद पुलिस अपनी जांच करती रहती है। आप इस बात को क्यों डिफेंड कर रहे हैं? तो अगर वो अपना कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो गलत है। ठीक बात अशरफ साहब। अब मैं दीपक आलूवालिया के पास जाऊंगा। दीपक आलूवालिया, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मंत्री जी को भी सुना, वीरेंद्र सिंह चौहान को भी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अशरफ ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। आप बोलिए, फिर मैं फाइनल कमेंट के लिए बिलाल सब्जवारी के पास जाऊंगा और कार्यक्रम को खत्म करूंगा। वक्त नहीं है महाराज, आप अपनी बीमारी से निकलकर डिबेट में आ जाएं तो अच्छा लगेगा। बोलिए दीपक जी। ब्लड प्रेशर आई है। दुर्गेश जी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं चौहान साहब की एक बात से तो पूरी तरह सहमत हूं कि किसी भी दल को या किसी भी व्यक्ति को बिना जांच हुए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, 1000% ठीक बात है। दूसरी चीज ये कि इन्होंने कहा कि राजस्थान की पुलिस अपना काम करे, हरियाणा उसको सहयोग करे। आदरणीय चौहान साहब, जलती हुई गाड़ी चल के भिवानी नहीं आई होगी, उसको भिवानी में लाया गया, वहीं पे जलाया गया। तो ये हरियाणा पुलिस का भी काम बनता है कि वो अपनी तरफ से जांच करे। और एक सीधी सी बात, और कुछ नहीं, कम से कम पूछ ले कि हाँ भाई मोनू जी आपने ये किया या नहीं किया, बात खत्म। और दूसरी चीज, सरकार की तरफ से एक बयान आ जाए कि जी ये जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। और लास्ट में चौहान साहब सिर्फ आपसे एक सवाल, अगर इसी घटना को रिवर्स कर दें कि अपहरण हरियाणा की धरती से होता और हत्या राजस्थान की धरती में होती, तो आपका बयान क्या होता, वो मैं सुनना चाहूंगा। वीरेंद्र भाई 10 सेकंड में, ज्यादा वक्त नहीं दूंगा मैं। देखिए वीरेंद्र भाई बोलिए 10 सेकंड, फिर बिलाल भाई के पास जाऊंगा, खत्म है। कानून अगर आप जानते हैं, एक ही मामले में 2 एफआईआर का कोई तर्क नहीं होता। एक ही एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा, दूसरी कोई एजेंसी से वो सहयोग मांगती है तो उसको देना बनता है। तो क्योंकि इसकी पहली एफआईआर राजस्थान में दर्ज हुई, राजस्थान पुलिस तलाश रही थी, हरियाणा में वो गाड़ी मिली, हरियाणा पुलिस ने उनको इंटीमेट किया, तो राजस्थान पुलिस उस मामले की तहकीकात कर रही है तो करने तो दीजिए। हरियाणा ने कहीं कोई बाधा डाली नहीं। हरियाणा पुलिस ने किसी आरोपी को, वो सही है या गलत, किसी आरोपित को गिरफ्तार करने से हरियाणा पुलिस ने रोका नहीं। हरियाणा पुलिस से कोई सहयोग मांगा गया हो और उसने ना दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हरियाणा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब काम राजस्थान का है और राजस्थान पुलिस की क्या हैसियत है कि वो मोनू मानेसर को ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिलाल सब्जवारी फाइनल कमेंट 20 सेकंड में, मैं कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ा मुझे पॉलिटिकल डिसऑनेस्ट नजर आए। जहां पर जीप पकड़ी गई है, ऑनेस्ट तो आप हैं, जो जहां पर जीप पकड़ी गई है वो लैंड हरियाणा की है और स्टेट के लॉ ये कहते हैं जहां पर जो गाड़ी जली पाई गई है उस धरती का लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। राम सिंह राव साहब बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र चौहान आपका भी बहुत शुक्रिया। अशरफ साहब आपका शुक्रिया। दीपक आलूवालिया आपका भी शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में बात ऐसे लोगों की जो तुर्की में आए, भूकंप के बाद लोगों के लिए भगवान बनकर आए। भारत की जो एक दल एनडीआरएफ का गया था वहाँ, जब वो लौटने लगा तो तुर्की एयरपोर्ट पर किस तरीके से लोगों ने उन्हें विदाई दी, ये वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।